वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन BTS सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस फॉर क्लास 10th। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर 2 में बताया था कि अगला टॉपिक हमको पढ़ाना है आपको रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। क्या पढ़ना है हमको? रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं। कैसे पदार्थ बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। तो ये जो नए पदार्थ बन रहे हैं इस नए पदार्थ को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला, इसको हम शब्दों में निरूपित कर सकते हैं और दूसरा, इसको हम सूत्रों द्वारा प्रतीकों और सूत्रों द्वारा यानी तत्वों के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जो शब्दों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया को, वह वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसलिए हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों द्वारा निरूपित नहीं करते हैं। हालांकि निरूपण की विधि शब्दों द्वारा निरूपण की विधि है, लेकिन चूंकि यह वैज्ञानिक विधि ना होने के नाते हम इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं। अब दूसरी विधि है प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। तो तत्वों और यौगिकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण को संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जस्ता मतलब Zn सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का विलयन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? ध्यान दीजिए। जैसे Zn जस्ता है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 साइनाफेरो। तो अब ये जो है मिल रहा है ZnSO4 बन गया आपका जिंक सल्फेट, नाम है इसका जिंक सल्फेट, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बन गया। और तीर के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि चूंकि ये गैस है इसलिए ये उड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए तीर ऊपर की ओर लगाया जाता है। कम टू द पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। क्या हेडिंग डालेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। हाँ तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक, कॉपी पे लिखना भी है आपको, ऐसे हेडिंग डालिएगा और जो लिखा है बस ऐसे लिखना भी है, ध्यान दीजिएगा साथ में। विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान दीजिए, जस्ता प्रतीक क्या है? Zn सल्फ्यूरिक अम्ल क्या लिखते हैं? H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके, इसको पूरा लिखिएगा आप लोग, अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का विलयन और H2 गैस बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया ये जो आपकी जिंक और H2SO4 की हो रही है, अर्थात ये जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया जो आपको ऊपर बताई जा रही है, यह कथन, रासायनिक अभिक्रिया का यह कथन निम्न दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। कैसे? पहला, एक तो आप कर सकते हैं शब्दों द्वारा निरूपण,
कैसे कर सकते हैं? शब्दों द्वारा निरूपण। ध्यान दीजिए, शब्दों द्वारा निरूपण में क्या करना है आपको? केवल जो तत्व या यौगिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। शब्दों में लिखते हैं, जैसा कि ध्यान दीजिए, जिंक का शब्द क्या है? जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को शब्द में क्या लिखते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। साइन ऑफ एरो। अब इधर की ओर मैंने आपको बताया था कि तीर जहां लगा हो, एरो के बाईं ओर साइड क्या होता है? क्या होता है? अभिकारक। कल मैंने आपको बताया था। और दाई साइड क्या होता है? उत्पाद होता है। तो उत्पाद में क्या लिख दिया गया है? जिंक सल्फेट। अर्थात जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है। यही बात ऊपर शब्दों में कही गई है और इसी शब्दों में कही गई बात को यहां शब्दों में निरूपित किया गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, कम टू द पॉइंट। यहां पे आपको देखिए कहा गया है कि जब जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का विलयन और H2 गैस बनता है। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का कथन है। और अब इस रासायनिक अभिक्रिया के कथन को हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला कैसे? एक तो शब्दों द्वारा निरूपित कर सकते हैं और दूसरा प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो शब्दों द्वारा निरूपण में हमने क्या किया है बच्चों? ध्यान दीजिएगा कि जो जिनकी अभिक्रिया होनी है उन सबको हमने शब्दों के रूप में लिखा है, अभिकारक की तरफ भी और तीर के आगे उत्पाद की भी तरफ लिखा गया है। कम टू द पॉइंट। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण का? तो दूसरा तरीका प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। अब दूसरे तरीके में क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी हुई है अर्थात जिंक और H2SO4 की, उस रासायनिक अभिक्रिया को हमने उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित किया है। जैसे जिंक को Zn लिखते हैं, जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखते हैं? H2SO4 मतलब इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 परमाणु सल्फर का और 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। H2SO4 नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक क्या है? H2SO4। और दूसरी तरफ अर्थात एरो के सामने अर्थात उत्पाद में जिंक सल्फेट को क्या लिखते हैं? ZnSO4। इसमें Zn किसका संकेत है? जिंक का, सल्फर का S और ऑक्सीजन का O। और ये ऑक्सीजन के यहां पे 4 परमाणु हैं प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसा कि यहां भी लिखा गया है। अब यह तीर ऊपर की ओर बनाया गया है। तो मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था कि जो तीर ऊपर की ओर बनाया जाता है उसका तात्पर्य होता है कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और जो गैसें हैं वो वातावरण में चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। लेकिन अब यहां पर एक खास बात क्या है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में बताया था, इसको इस नोट के पहले बताया था कि शब्दों द्वारा निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया का शब्दों द्वारा निरूपण वैज्ञानिक विधि नहीं है। वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक, अच्छा, वैज्ञानिक विधि है कौन? वैज्ञानिक विधि है दूसरी। वैज्ञानिक विधि कौन सी है? दूसरी विधि वैज्ञानिक विधि है। अब इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं। अर्थात हम रसायन विज्ञान जब पढ़ते हैं वहां पर कहीं अभिक्रिया की बात आती है, अभिक्रिया लिखते हैं, तो जानते तो हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला शब्दों द्वारा निरूपण और दूसरा प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। लेकिन हम अधिकतर उपयोग करते हैं, 100 में 95% से ज्यादा उपयोग करते हैं प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण का, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के नाते हम किसका उपयोग करते हैं? प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को निरूपित करके रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। ठीक, अतः यहां से एक परिभाषा हम आपको और भी बता दें। ठीक है, वैसे तो मैंने पीछे परिभाषा आपको बताई थी रासायनिक समीकरण की, तो लेकिन यहां फिर बता दें। इस प्रकार अगर आप जानना चाहें तो अभिक्रिया को अभिकारकों और प्रतीकों, अभिक्रिया को अभिकारकों और प्रतीकों और आणविक सूत्रों द्वारा, अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पाद के आणविक सूत्रों द्वारा
उनके नाम के स्थान पर प्रतीकों और आणविक सूत्र जब हम लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के नाम के स्थान पर जब हम उसके आणविक सूत्र और प्रतीक लिखते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया हमको मिलती है, जो समीकरण हमको मिलता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात हम इसे साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के नाम के स्थानों पर उनके प्रतीकों और आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि यह समीकरण है, ये आपका रासायनिक समीकरण है। यही रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने की वैज्ञानिक विधि भी है। अब हम आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ये तो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण बताया। अब हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि क्या है, किसी रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिखेंगे वह हम आपको बताएंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि। ध्यान दीजिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको 5 बिंदु, कितने, 5 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? 5 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? पहला बिंदु क्या है? अगर आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, यदि आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय आपको अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय आप दो ही प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रक्रिया है, आप या तो शब्दों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर सकते हैं और या तो प्रतीकों और संकेतों द्वारा। तो इसलिए, और चूंकि शब्दों द्वारा निरूपण वैज्ञानिक विधि भी नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग ना करके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण की विधि का प्रयोग करेंगे। यही हमारी वैज्ञानिक विधि है। तो इसीलिए पहला बिंदु क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, और रासायनिक अभिक्रिया के लिखते समय सबसे पहली जानकारी आपको होनी चाहिए कि अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, समीकरण में पदार्थ जो है, जब कोई रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हैं तो उसमें जो पदार्थ है सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। कब लिखे जाते हैं? जब वे द्विपरमाणुक हों। क्या हो? द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक का मतलब जैसे H2O2 N2 Cl2 Br2 I2, ये ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर एक परमाणु कहें तो उनको केवल उनके प्रतीकों के रूप में, अर्थात संकेतों के रूप में लिख देते हैं। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि कक्षा 9 में हाइड्रोजन का संकेत H, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। तो अगर एक परमाणु कहें, जैसे कॉपर है, सोडियम है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, तो इनको केवल इनके प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपका यह है कि सभी समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। कब? जब द्विपरमाणुक है तो इस तरह से, एक परमाणुक है इस तरह से। और अगर कोई यौगिक है, जैसे H2SO4 भी मैंने पीछे आपको लिखा था, जिंक सल्फेट ZnSO4 भी पीछे मैंने लिखा था, अम्ल है जैसे HCl है, क्षार है NaOH है, तो उनको उनके यौगिक ही अवस्था में ही लिख देते हैं। तीसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि एरो के बाईं ओर क्या लिखा जाता है? अभिकारक, और दाईं ओर क्या लिखा जाता है? उत्पाद लिखा जाता है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे? वही कह रहे हैं क्या, अभिकारकों के बीच जब अभिकारक आप लिखने लगेंगे तो अभिकारक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं ना अभिक्रिया करते हैं। तो किसी किसी अभिक्रिया में एक ही अभिकारक होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कम टू द पॉइंट, अभिकारकों के बीच धन यानी प्लस चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। जैसे कि MgO2 में जलती है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलती है, और प्रत्येक वस्तु ऑक्सीजन में जलती है, आपको पता ही है।
प्रत्येक वस्तुएं ऑक्सीजन में जलती हैं, ये आप भी जानते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलती है, अतः इसे अभिक्रिया में बाईं ओर Mg+O2 लिखते हैं, Mg+O2 लिखते हैं। नंबर 4, चौथा पॉइंट आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा ना, तो पश्चात प्राप्त उत्पादों के बीच धन, जो उत्पाद बनते हैं तो उनमें भी धन चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अगर उत्पाद एक ही है तो उसमें कोई धन चिन्ह मत लगाइएगा। जैसे कि नीचे विक्रिया में केवल एक ही उत्पाद है, कम टू द पॉइंट, तो बीच धन चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखते हैं। जैसे Mg+O2 अभिकारक का उत्पाद MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अतः इसे दाईं ओर MgO लिखा जाएगा। ये 4 पॉइंट आपको रासायनिक विक्रिया में लिखने के लिए आवश्यक हैं। और 5वां पॉइंट है आपका, जब आप ये सारी प्रक्रिया अपना लें उस समय 5वें पॉइंट में क्या करेंगे, अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य बराबर, अर्थात बराबर या फिर तीर, जिसको आप एरो कहते हैं, जैसे कि यहां एरो लगाया है, ठीक, चिन्ह लगा करके आप अभिक्रिया को लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर जिस अभिक्रिया की चर्चा किया था, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन में जलने की चर्चा किया था, तो अभिकारक में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलना अभिकारक के रूप में, और इनके जलने पर उत्पाद बना हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको उत्पाद के रूप में हमने लिख दिया है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका समीकरण है ये एक प्रकार का ढांचा समीकरण है। कैसा समीकरण, मैंने नीचे लिख भी दिया है। इस समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस समीकरण में अभी मैग्नीशियम देखिए इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं केवल 1, तो ये एक प्रकार का केवल ढांचा समीकरण है। संतुलित करने की विधि हम आपको आगे बताएंगे, अर्थात कल बताएंगे। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। हम किस विधि का उपयोग करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। तो कल हम आपको संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व और प्लस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। अब कल के लिए आपको, आज के लिए इतना ही, अब आज इतना आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी भी आपको बनाना है। कल हम आपको पढ़ाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। धन्यवाद।